नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। हमारे साथ श्री श्रवण गर्ग हैं और इस सीरीज में हम आपको उन लोगों से बात कराते हैं, उन लोगों से परिचय कराते हैं जो नेतृत्व की कुर्सी पर रहे हैं, जो संपादक रहे हैं, जिन्होंने लोगों के साथ काम किया है, एक पूरा दौर देखा है। उस दौर की यादें, उस दौर का विश्लेषण हम ऐसे लोगों के साथ करने की कोशिश करते हैं ताकि आज के लोग समझ सकें कि पत्रकारिता में क्या-क्या परिवर्तन आने वाले हैं, वो सही हैं, गलत हैं, फैसला आप करें। हम सिर्फ आपस में बातचीत करते हैं ताकि आपको ये अंदाजा हो कि क्या क्या पहले था और क्या अब हो रहा है। श्रवण जी ने संवाददाता से अपनी जिंदगी शुरू की और बाद में वो चरम सीमा जो होती है, संपादक बने और ग्रुप एडिटर बने। श्रवण जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे ये आग्रह करता हूं, क्योंकि हमारे सारे दर्शक बार-बार एक बात कहते हैं कि आप जो हमने शुरू किया है, हालांकि बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो लोग ये कहते हैं कि पहले आप उस मेहमान संपादक से ये आग्रह कीजिए कि वो खुद अपना विश्लेषण और अपने बारे में वो क्या सोचता है संक्षेप में लोगों से बातचीत करे, फिर उसके बाद आप बातचीत उनसे शुरू कीजिए। तो हमने लोगों की इच्छा शिरोधार्य की और आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप जो ठीक समझते हो खुद को लेकर के एक बार लोगों के सामने रखें। देखिए, मैं कोई 50 से ज़्यादा 55 साल हो गए हैं पत्रकारिता में। और पत्रकारिता की काफ़ी पढ़ाई भी की है मैंने। भारतीय विद्या भवन से भी जर्नलिज्म किया, विदेशों में भी थॉमसन फाउंडेशन की स्कॉलरशिप पे गया। मैं ऑस्ट्रिया में साल्जबर्ग का भी मैंने कोर्स किया, जापान में भी रहा। और थॉमसन फाउंडेशन की स्कॉलरशिप पे मैं इंग्लैंड भी रहा 3 महीने, जो कि हिंदुस्तान से केवल 2 लोग सिलेक्ट हुए थे। वो 82 की बात है। ये पिछले 50-55 सालों में मैंने हर तरह की पत्रकारिता की। इसमें अ, गांधीवादी पत्रकारिता से शुरू किया था मैंने, विनोबा जी के साथ। काफ़ी उनके मूवमेंट में काफ़ी रहा मैं, गांधीवादी मूवमेंट में एज ए फोटो जर्नलिस्ट। और फिर जयप्रकाश जी के साथ लंबा रहा मैं, 4-5 साल रहा। 72 से 74 तक तो लगातार रहा। उसके बाद 77 तक संपर्क बना रहा, जब तक सरकार बनी जनता पार्टी की। उनके संपर्क में रहा, मिलता रहा। और देश के जो सबसे बड़े संपादक हुए हैं राजेंद्र माथुर, उनके साथ काम किया वर्षों तक, नई दुनिया में, इंदौर में। और जुड़ा भी रहा कोई 20-25 साल उनके साथ। उनके निधन तक जुड़ा रहा और अभी उनके परिवार के साथ जुड़ा हूँ। प्रभाष जी के साथ मैंने इंडियन एक्सप्रेस में काम किया। हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती तीनों विधाओं में काम किया वर्षों तक। गुजरात में दिव्य भास्कर मेरा भी योगदान रहा। मैं उसका ग्रुप एडिटर था गुजरात में। सारे एडिशंस वहाँ चालू करने में मेरी योगदान रहा। अंग्रेजी में मैं फ्री प्रेस का संपादक रहा और एमपी क्रॉनिकल में हेड किया मैंने। और इंडियन एक्सप्रेस के फाइनेंशियल एक्सप्रेस से मैंने शुरुआत की। तो हिंदी में भास्कर का ग्रुप एडिटर रहा, 20 साल काम किया। भास्कर के सारे एडिशंस स्टेब्लिश हुए। नई दुनिया का मैं चीफ एडिटर रहा। वहाँ से मैंने शुरू किया था 82 में सब एडिटर के तौर पे, न्यूज़ एडिटर के तौर पे। फिर अभी 2014 में मैं उसका चीफ एडिटर था, जब जागरण का। तो ये वो एक 50-55 सालों में देश दुनिया पूरा घूमना, सारे प्रधानमंत्रियों के साथ दुनिया देखना, पत्रकारिता को देखना दुनिया में कैसे होती है। और अपने यहाँ की पत्रकारिता जब हैंड कंपोजिंग थी, तब से मैंने शुरू किया, जब ज्वाइन किया था। तो हैंड कंपोजिंग से मोनो लाइनों
फिर इमेज सेटिंग और फोटो कंपोजिंग, और आज के ज़माने की पत्रकारिता तक अपने आप को चेंज करता रहा मैं कि ज़माने के साथ पिछड़ना नहीं चाहिए। तो 74वां साल चल रहा है अभी मुझे, और काफ़ी सीखा है। और जब रिट्रोस्पेक्ट में पीछे मुड़कर देखता हूँ चीज़ों को, तो लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो की थी या जो देखी हैं, या जिन लोगों के साथ काम किया, खास करके जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे विनोबा के साथ बात करने का, रहने का मौका मिला हो, या जयप्रकाश जी के साथ, या जितने बड़े नेता हैं आज जो सरकार में हैं, वो तमाम लोग हमारे साथ बिहार में काम करते थे उस ज़माने में। उनको बदलते हुए देखा, नेताओं को बदलते हुए देखा, समाज को बदलते हुए देखा, और आस्थाओं को और पत्रकारिता के संकल्पों को और प्रतिबद्धताओं को बदलते हुए देखा। और आपातकाल को भी देखा, जब हम इंडियन एक्सप्रेस में काम करते थे, पुलिस मुझे पकड़ने आई थी घर पे, मैं था नहीं उस समय घर पे, बच गया मैं, रमेश बख्शी जी के यहाँ बैठा था। बहुत लंबी यात्रा है ये, और गांव-गांव की यात्रा है इस देश के। अधिकतर लोग जो पत्रकारिता में इस समय हैं, जगह जगह हिंदी में खास करके, जो शीर्ष पदों पर हैं, जो अलग अलग अखबारों में काम कर रहे हैं, चाहे जागरण में है, अमर उजाला में, हिंदुस्तान में, भास्कर के सारे एडिशंस में, नई दुनिया में, और उसमें अधिकतर लोगों को मेरे साथ उन्होंने काम किया है, मेरे साथ मैंने भी उनसे सीखा है, उन्होंने भी मुझसे सीखा है। और एक संतोष थोड़ा सा रहता है कि लोग जो आपने तैयार किए वो काम कर रहे हैं, पर एक दुख ये भी रहता है कि अब लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, और बिल्कुल। लोग मिल भी नहीं रहे हैं, लोग आना भी नहीं चाहते पत्रकारिता में, और पत्रकारिता का पूरा स्वरूप राजनीति की तरह बदल गया है। तो श्रवण जी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जितनी लंबी यात्रा की, संवाददाता से लेके और ग्रुप एडिटर तक, अभी आप लोगों को तैयार कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन के में, खासकर पत्रकारों को शिक्षा दे रहे हैं, पर मैं उस हिस्से पे अभी नहीं आता हूं। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इतने दिनों में संवाददाता से लेकर के संपादक तक के सफर में आपने किस तरह की पत्रकारिता की या करवाई, और किन लोगों को आपने खड़ा किया जिनमें आपको कुछ को देख के आज भी गर्व होता है और कुछ को देख के आज दुख होता है? एक दूसरा, इस दौरान जिस तरह की रिपोर्टिंग आपने करवाई अपने साथ, उनमें कहीं दबाव आए, प्रलोभन आए, रिपोर्ट को रोक देने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर आया, ऐसी कोई घटनाएं हों तो जरा जरा हमें बताएं, हम जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं काम, अच्छा नहीं लगता है उनके नाम लेकर बताएं कि ये अच्छा कर रहे हैं, ये खराब कर रहे हैं, पर ज़्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं बहुत दबाव में काम कर रहे हैं। और हम लोग जब काम करते थे तो बहुत दबाव नहीं था, हम लोग बहुत आज़ादी के साथ काम करते थे। जैसे मैं उदाहरण दूं कि मैं जागरण में काम करता था, जागरण में चीफ एडिटर था, और नई दुनिया उन्होंने खरीदा तो मैं उसका चीफ एडिटर। अब जागरण की प्रतिबद्धताएं सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि वो किस तरह की लाइन ड्रॉ करते हैं, किस तरह के विचार हैं, राष्ट्रवाद को लेकर उनकी क्या स्टैंड्स हैं। पर मुझे आश्चर्य है कि मुझे काम करने में कभी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा मुझसे कि आपने ये क्यों छापा और ये नहीं छापा। ये चीज
जागरण के दूसरे संस्करणों में शायद संभव नहीं है। और अब जो है वहाँ जो नई दुनिया मेरी जगह देख रहे हैं लोग, वो लोग भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि यह भास्कर में मैं 20 साल रहा, और बहुत सारे कई तरह की सरकारें बदली, चीफ मिनिस्टर्स आए, और केंद्र के भी बहुत तरह के दबाव रहते थे। मुझे कभी मालिकों ने नहीं कहा कि श्रवण जी ये खबर रोक दो या ये मत छापो। और जब बहुत उन पर प्रेशर आता रहा होगा, तब वो सीधे लोगों से कह देते हो यार श्रवण जी से बात कर लो, वो हमारी तो सुनते नहीं है। वो लोग जो कहते हैं कि दबाव में काम करना पड़ता संपादकों को या संवाददाताओं को, मैं उससे सहमत नहीं। अगर आप बेसिकली ऑनेस्ट हैं, मूलतः ऑनेस्ट हैं, और कमिटमेंट के लेवल पर ऑनेस्ट हैं, आपके पीछे कोई लांछन नहीं है, आप कभी पकड़े नहीं गए हैं, आपने चोरी भी की हो तो भी नहीं पकड़े गए, मतलब ऐसा कि मैंने, जी जी जैसे श्रवण गल ने अपराध किया पर वो अभी तक तो पकड़ा नहीं गया, ऐसे भी। जी जी तो मुझे न तो जागरण में, न नई दुनिया में, न फ्री प्रेस में, न भास्कर में, कहीं भी कोई कभी दिक्कत नहीं आई। और इसका बेसिक रीजन, इसका जो प्रभाव रहा वो ये रहा कि मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया या जो ट्रेंड हुए, उनको मैं हमेशा प्रोटेक्ट करता रहा, जो कि आज के संपादक नहीं करते हैं। जी जी छोटे छोटे गांव में भी अगर कोई संवाददाता या अंशकालिक संवाददाता या रिपोर्टर या स्ट्रिंगर या भेजता था खबर, और उसको लेकर कोई पुलिस की कार्रवाई होती थी या मारपीट होती थी, तो संस्थान तो बाद में, मैं पहले उसके साथ खड़ा हो जाता, और उसको यकीन रहता था कि गर्ग साहब को अगर रात को 12 बजे भी फोन करेंगे, 1 बजे भी करेंगे, तो वो हमारे साथ खड़े हैं। ये आज का संपादक नहीं करता है। तो मैंने बहुत देखे हैं, बहुत दबाव भी देखे हैं। मैं कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, दिग्विजय सिंह, पटवा जी के खिलाफ मैं बहुत लिखता था, बहुत। पटवा जी ने मुझे नौकरी से भी निकलवा दिया फ्री प्रेस में, जब मैं 83 से 86 का मेरा पूरा कार्यकाल था। फ्री प्रेस वालों ने फिर रख लिया मुझे, फिर निकाल दिया, फिर रख लिया। आप में अगर साहस है, पत्रकार बनना चाहते हैं, वास्तव में आप बनना चाहते हैं, और आप सफर करने को तैयार हैं, तो सहने को तैयार हैं मुश्किलें, तकलीफें, और कोई कागज या कोई कलंक ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं जिसके फुटप्रिंट्स आपको पकड़ लें, चाहे सत्ता हो, समाज हो, जी तो आप पत्रकारिता तो कर सकते हैं। मैं आज भी कर रहा हूँ, मैं ऐड हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ मैं। 300-400 बच्चे हैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, और हर दूसरे दिन एक लेख लिखता हूँ जो देश भर में प्रसारित हो रहा है, सारे सोशल मीडिया पर, सारे प्लेटफॉर्म्स पर। और वो मूलतः उसका स्वर जो है सरकार विरोधी, सरकार विरोधी नहीं है, व्यवस्था विरोधी है। पर मेरा मैनेजमेंट, जो कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट ही रहते हैं सारे मैनेजमेंट, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप जाहिर ये है। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये। अच्छा, अ, श्रवण जी, जी। इतने कैरियर में, इतने लंबे कैरियर में आपको कुछ ऐसी रिपोर्ट्स याद हैं जो आपने की हो या करवाई हो, जिन्होंने समाज के ऊपर, सरकार के ऊपर असर डाला हो, और फैसला या लाइन बदलने के लिए उन रिपोर्ट्स ने मजबूर किया हो? बहुत सारी हैं, 50 रिपोर्ट्स हैं, मतलब मैं एक नहीं गिना सकता। अ, वो लोग मुझे बताते हैं कि आपकी रिपोर्ट के कारण ये हो गया। तब मैं अभी कुछ दिन पहले एक क्रिश्चियन फादर से मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि
एक रानी मारिया नाम की नन थी, उसकी सरेआम हत्या हो गई थी हमारे इलाके में। और उसको मैंने फ्रंट पेज पर तब भास्कर में लिखा। मैं भास्कर में लगातार लिखता था, तुरंत उस पर कार्रवाई हुई। मैंने शिवराज सिंह ने शराब खोल दी थी यहाँ मध्य प्रदेश में, मैं जब नई दुनिया में था, और मैंने उसके खिलाफ लिखा, मैंने शराबबंदी के खिलाफ, शराब खोलने की। तो अगले ही दिन उनका सुबह फोन आ गया, अगले दिन, एक दिन बाद मॉर्निंग में छपा उसका, एक दिन छोड़ के, कि श्रवण जी आपका मैंने पढ़ा, मैं रात भर सो नहीं पाया और मैं उसको वापस ले रहा हूँ। मैंने गुजरात में था, मैं दिव्य भास्कर एडिट करता था, और मैंने निठारी पर लिखा था, निठारी का जब कांड हुआ भास्कर में, और वो गुजराती में ट्रांसलेशन करके छपा था। जी। तो गुजरात में इन्वेस्टर्स मीट चल रही थी बहुत बड़ी, जिसमें नरेंद्र भाई भी थे, मुख्यमंत्री थे, अंबानी थे, तमाम थे। मैं वैसे ही चला गया देखने। तो फिर जब खत्म हो गई तो मैंने कहा मोदी जी से हेलो कर लेते हैं, क्योंकि मैं मिलता तो था नहीं उनसे कभी। तो वो बहुत भीड़ से घिरे थे, सारे उद्योगपतियों से, कार में बैठ रहे थे, तो मुझे देखते ही वो कार का दरवाजा खोल के वापस आ गए, मेरे पास आए, बोले श्रवण भाई मैंने आपका निठारी पे, वो गुजराती में ट्रांसलेट होकर पढ़ता था, छपता था, आपका निठारी पे पढ़ा मैंने, बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा लिखते हो और ऐसे लिखते रहो। तो मैं आपको कितनी कहानियां बताऊं, मतलब हिंदी की, गुजराती की, फ्री प्रेस की, सैकड़ों कहानियां हैं, सैकड़ों, जिसके ऊपर कार्रवाई हुई और लोग सस्पेंड हुए। इंदौर में दंगा हुआ, और मैंने फ्री प्रेस में फ्रंट पेज पे एक एडिट हमको लग रहा है इंटरनेट की समस्या इस समय मध्य प्रदेश में, श्रवण जी इंदौर से बोल रहे हैं, और इंटरनेट की समस्या वहाँ है, क्योंकि हमारा सारा ये प्रोग्राम इंटरनेट की स्पीड के ऊपर ही चलता है। ये बड़ी कमाल की चीज है। इसलिए इंटरनेट ठीक होना, हम डिजिटल इंडिया में हैं, पर हम इंटरनेट को, शायद सारी दुनिया में यही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो उत्तर यही मिलता है, जो जिम्मेदार लोग हैं अगर उनसे बात करें कि इंटरनेट की स्पीड खाली हमारे यहाँ गड़बड़ नहीं है, हर जगह गड़बड़ है। अब बाकी जगह का तो पता नहीं, लेकिन हम लोगों को इसका नुकसान तो बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर डिपेंड हो गई हैं, और हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम, अर्थव्यवस्था, कम्युनिकेशन, इसका 60-70% कुछ चीज़ों में 100% इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। और इंटरनेट हम जब प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि हम दूर दराज बैठे हुए लोगों से करते हैं, कभी कभी तो दिल्ली में भी आपस में इंटरनेट बहुत परेशान करता है, बम्बई में करता है, ये जो महानगर हैं। पर ऐसे शहर जैसे इंदौर है, पटना है, रायपुर है, यहाँ के लोगों से अगर आप बातचीत करें और इंटरनेट बेस्ड कॉल करें, तो फिर परेशानी तो हो जाती है और बातचीत पूरी नहीं हो पाती है। वैसे जो भारत के मंत्री हैं, जो इस विभाग को संभालते हैं, मेरा ख्याल है वो भी कभी कभी इस समस्या से उनका सामना जरूर हो रहा होगा, या होता होगा, क्योंकि जब हम लोगों को होता है स्थिति तो यही है। पर देखें, आ गए श्रवण जी। श्रवण जी, हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीजें हमारी इंटरनेट पे डिपेंड करती हैं, अगर स्पीड गड़बड़ है तो फिर बातचीत नहीं हो पाती है। जी, आप मुझे अपनी बात पूरी कीजिए। आप कह रहे थे शिवराज सिंह का फोन आया, और नहीं, नहीं, फिर वो नरेंद्र तो मोदी जी से आपकी बातचीत, वो भी हो मोदी जी गया। से आपकी बात। हम्म, वो हो गया, मैं तो बता रहा हूँ, ऐसे कई किस्से हैं। मैंने फ्री प्रेस का मैं आपको बता रहा था कि इंदौर में दंगे हुए, हम्म, कम्युनल राइट्स बहुत होते थे, और
वोरा जी चीफ मिनिस्टर थे इंदौर में। कई अधिकारी थे, उनमें एक भागीरथ प्रसाद भी थे जो बाद में सांसद बने, वो कलेक्टर थे। तो मैंने फ्रंट पेज पर एडिट लिखा कि दिस गवर्नमेंट मस्ट गो। अगले दिन तो वो छपा और उसी दिन सारे के सारे अधिकारियों के तबादले हो गए इंदौर से। केवल एक ने अपना प्रभाव स्थापित करके, पर कलेक्टर, एसपी, डीआईजी सारे लोग चले गए। तो अगर आप लिखते हैं और आपके आपके कोई पूर्वाग्रह या आपके कोई वो नहीं है पीछे इस तरह के पॉलिटिकल एफिलिएशंस हो या कुछ पॉलिटिकल निहित स्वार्थ हो, और तो सरकार कोई भी हो, या तानाशाही सरकारें भी हो, तो अ, आप कर सकते हैं काम। और अगर आप में ताकत होना चाहिए बस कि यू आर रेडी फॉर एनीथिंग टू हैपन, और अच्छा, वो नहीं। जी बिल्कुल श्रवण जी, आपने आप जी, ये जो एक बंटवारा हो गया है कि राष्ट्रीय पत्रकारिता का मतलब जो दिल्ली से निकलने वाले अखबार हैं वो राष्ट्रीय माने जाते थे, एक मनोविज्ञान ऐसा है, और जो राज्य राजधानी से निकलते थे वो क्षेत्रीय अखबार माने जाते थे। आपका क्या अनुभव है कि राष्ट्रीय अखबारों में और क्षेत्रीय अखबारों में रिपोर्टिंग का स्तर, उसका उसका दबाव, दोनों में फर्क क्या है? या राज्यों में आसान ज्यादा है या राष्ट्रीय स्तर पे करना? मैं पुरानी मानसिकता के हिसाब से आपसे पूछ रहा हूँ, हालांकि देखिए, आज की तारीख में कोई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय है नहीं, सभी राष्ट्रीय ही। मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता करना बहुत आसान है। और आपने देखा कि जैसे ही मोदी जी ने या सरकार ने जो एक्सेसिबिलिटी है उसको ख़त्म किया कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं जा सकते, आप नॉर्थ ब्लॉक में नहीं जा सकते, आप साउथ ब्लॉक में नहीं जा सकते, आपको जो चाहिए आप पूछिए सवाल, सारे पत्रकार परेशान हो गए कि अब क्या करेंगे। हमारी पत्रकारिता हम्म। को राष्ट्रीय स्तर पर यह आदत है कि मंत्रियों के साथ बातचीत हो, प्रधानमंत्री बुलाते रहें, वो हवाई जहाज में ले जाते रहें। कितने पत्रकार हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो दिल्ली से निकल के जाते हैं गांव में, शहरों में, या दिल्ली में एक पत्रकार की हत्या हो गई अभी, विक्रम जोशी की, गाजियाबाद में, तो हल्ला मच गया। जी। पर पर मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में एक पत्रकार की हत्या हो गई तो कोई आवाज़ नहीं हुई। मैं प्रेस काउंसिल का मेंबर था, वर्षों रहा, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का भी मेंबर रहा मैं, और आईआईएमसी सोसाइटी का भी मेंबर रहा। तो हम देखते थे कि जब प्रेस काउंसिल की तरफ से जाते जी। थे अलग अलग शहरों में कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए, तो हमारे राष्ट्रीय पत्रकारिता का तो पूरा किस्सा ही अलग है। वो राष्ट्रीय पत्रकारिता वही है जैसे कि जो कपड़ा मॉल्स में मिलता है या ब्रांडेड कपड़े हैं, महंगे जूते हैं या महंगे सैलून्स हैं या महंगे मॉल्स हैं, अ, और तो वैसे ही खबरें मॉल्स वाली हैं, वैसे ही फोटो मॉल्स के हैं। हमारे पत्रकारों के जो एटीट्यूड्स हैं वो भी थोड़े से अपग्रेडेड हैं। और जब गांव का पत्रकार या प्रदेश का पत्रकार पहुंचता है शहरों में, तो वो वैसा ही है जैसे सुशांत सिंह लड़ने के लिए कभी बॉम्बे जाता है, या इरफान जाता है, या ये कलाकार जाते हैं और वो कैसे स्ट्रगल करते हैं बॉम्बे में। तो कोई सुनता नहीं है, आपकी कोई बात सुनता नहीं है। वेरिफिकेशन मांगते हैं, आपके पास आधार क्या है बताइए, डॉक्यूमेंट्स क्या है।
वो जैसे कि एक महिला का बलात्कार हो जाए और उससे ही कहा जाए कि तुम सिद्ध करो कि तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है, तो पत्रकारों से कहा जाता है जी। कि आप सिद्ध करिए कि ये घटना हुई है और ओनस आप पर है, और आप मर जाएंगे तो आपके लिए कोई किसी तरह का कानून, कोई बीमा नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपके परिवार के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मैं मालिक लोग नहीं करें ये तो समझता हूँ, पर संपादक भी नहीं करता। तो पत्रकारिता की जो स्थिति है वो वही है जो राजनीति की है, मतलब हम राजनीति के पैरेलल चल रहे हैं कि आप जब तक पार्टी में हैं आप बहुत बड़े हैं, आप जैसी पार्टी के बाहर हुए, सड़क पर आए, तो कोई नहीं है। आप मीडिया के प्रतिष्ठान में हैं, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप सड़क पर आ गए तो आप कुछ नहीं है। तो प्रतिभा का कोई लेना देना नहीं है, आपके टैलेंट का कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। श्रवण जी, आपने अभी जो 2-3 नाम लिए आपने, जो आप हिंदी पत्रकारिता के आइकॉन हैं या हमेशा चमकते हुए वो सितारे ही रहेंगे। राजेंद्र माथुर जी का आपने नाम लिया, प्रभाष जोशी का नाम लिया। तो नहीं, कई भी हैं वेट इन दोनों लोगों, जी। नहीं जैसे और बताएं, नहीं, क्योंकि वेद मैं प्रताप इनके थे। बारे में आपका विश्लेषण जानना है। हाँ बताइए, राजेंद्र माथुर और प्रभाष जोशी तो पत्रकारिता के शिखर पुरुष हैं, जी। और बहुत समृद्ध किया है इन लोगों ने पत्रकारिता को। पर मैं कोई इस तरह के विवाद में नहीं जाना चाहता कि कौन कैसा है, अच्छा है, खराब है, कौन कमजोर है, कौन बड़ा है। पर मैं व्यक्तिगत रूप से माथुर साहब के ज़्यादा नज़दीक रहा इमोशनली, और कई कारणों से रहा, और उसके बहुत सारी वजहें हैं, क्योंकि अ, माथुर साहब का मूल्यांकन शायद ठीक से हो नहीं पाया है, बल्कि ये भी नहीं पता चल पाया कि उनकी मौत के कारण क्या हैं, मतलब वो हम्म। मौत के जिम्मेदार कौन लोग हैं, मतलब ये भी कह सकता हूँ कि मतलब अ, वो एक इतने बड़े संपादक का एक छोटी सी बीमारी से एक साधारण से अस्पताल में मर जाना, हाँ, बहुत सालता है। तो वो तो बहादुर आदमी थे, वो तो राजीव गांधी के खिलाफ भी लिखते थे और सबके खिलाफ लिखते थे और सबको के मित्र भी थे। जी। वो आपके मन में ये शंका क्यों आई कि माथुर साहब की मौत रहस्य जैसी है? नहीं, उसमें कई कारण हैं। उसमें एक तो वो जिस तरह के दबाव थे उनके ऊपर, वो क्यों थे, किन लोगों ने पैदा किए दबाव, मतलब कोई हत्या नहीं हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हत्या हुई, मैं कह रहा हूँ कि जो दबाव उन पर पैदा हाँ, किए गए, मैंने भी रहस्य शब्द का इस्तेमाल किया। तो जिस तरह के तनाव में उनको रहना पड़ा, और फिर जिस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज उनको मिली, और वो तनाव क्या था, और नवभारत टाइम्स के अंदर का क्या तनाव था, और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का क्या दबाव था। चंद्रशेखर थे उस समय प्रधानमंत्री, तो हम्म। बहुत सारी चीजें हैं। वो अ, कोई बोलना नहीं चाहता, बोलेगा भी नहीं, क्योंकि कोई कागज तो है नहीं, ऐसी चीजों के कागज नहीं होते हैं, दबावों के कोई कागज नहीं होते हैं, आपके तनाव के कोई कागज नहीं होते हैं। यू कैन नॉट डॉक्यूमेंट योर प्रेशर्स, लिखित कुछ नहीं होता है इसमें। इसमें वो जो महसूस करता है वो ही जानता है कि अ, आप कहाँ हैं।
तो इसलिए माथुर साहब की बहुत अर्ली एज में जाना अ, अ, भारतीय पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि प्रभात जी का तो खैर बहुत कंट्रीब्यूशन है। आपने चूंकि मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मैंने दोनों के साथ काम किया है और नज़दीक इनके ज़्यादा रहा। बाकी प्रभात जी के प्रति हम साथ में ही काम करते थे, बरसों काम किया, प्रजानीति में आसपास में काम किया, गांधी शांति प्रतिष्ठान में हम साथ साथ थे। मैं गांधी स्मारक निधि में ही रहता था दिल्ली में, साथ में सुबह शाम में एक टाइम खाना उनके यहाँ खाता था, साथ में घूमने जाते थे, फिरने जाते थे। तो जयप्रकाश जी से मेरा अगर संपर्क हुआ तो उसका कारण भी प्रभात जी थे कि उन्होंने मुझे मौका दिया पहले चंबल घाटी में 3 महीने रहने का, डाकुओं के समर्पण के टाइम, और फिर हमने किताब लिखी चंबल पर, डाकुओं के समर्पण पर। एकमात्र किताब है वो उस समय का ऑथेंटिक, मेरी अनुपम और अनुपम मिश्र और प्रभा जी की। अनुपम भी साथ काम करते थे, बड़ी बात है, साथ खाना खाना। मेरी जी बिल्कुल। एक कॉमन वॉल थी, हम जहाँ रहते थे गांधी स्मारक निधि में, अनुपम के साथ, भवानी बाबू के साथ रहते थे। फिर बिहार आंदोलन में किताब लिखी मैंने, बिहार आंदोलन पर। वो भी एकमात्र किताब है बिहार आंदोलन की, ऑथेंटिक हिस्ट्री वही है अभी तक भी। तो ये सब मौके तो प्रभाष जी ने भी दिए, तो मौके तो दिए उन्होंने, और मुझे आगे बढ़ने का मौका भी दिया। तो बहुत सारी जिंदगी में चीजें होती हैं जो आप कई लोग आपको देते हैं, और वो उनके जरिए ही आप बढ़ते हैं आगे। पर राजेंद्र माथुर का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मामला अलग किस्म का था, क्योंकि राजेंद्र माथुर और प्रभाष जी में फर्क ये था जो नवभारत टाइम्स और जनसत्ता में था। मतलब दोनों अखबारों की पर्सनैलिटी को आप कंपेयर करें तो वही फर्क दोनों के व्यक्तित्व में था। लेकिन विनम्र तो दोनों ही थे, सिखाते दोनों ही थे, तनाव भी दोनों ही झेलते थे। नहीं, दोनों के तनाव अलग अलग थे। एक का माथुर साहब के तनाव में कोई एम्बिशन नहीं था, कुछ कुछ हासिल करने का उनमें, कुछ आगे बढ़ने का, या कुछ, वो बहुत अंदरों अपने अंदर में रहते थे, ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे। और प्रभाष जी बहुत आउट, बहुत, उनका, प्रभाष जी का जो संसार था दिल्ली में वो बहुत व्यापक था, और माथुर साहब का जो संसार था वो बहुत सीमित था। तो सीमित ये था। बिल्कुल बड़ा सही कह रहे फर्क है। तो माथुर साहब से मिलना या उनके स्नेह को प्राप्त करना या उनके नज़दीक पहुंच पाना या उनको छू पाना, मैं तो खैर दिल्ली में रहते ही उनके यहाँ था, जब भी जाता था अटैची लेकर ही उनके यहाँ जाता था। तो अलग मामला है। देखिए, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता, ये मेरे लिए दोनों बहुत प्रिय रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने काम भी किया है। 63 में जब पत्रकारिता शुरू की हम लोगों ने, तब वेद प्रताप के साथ की। वेद प्रताप और हम, हमारे कॉमन, मतलब दीवार एक ही थी जहाँ पैदा हुए हम लोग, साथ साथ बचपन बीता। मेरी और वेद प्रताप जी की उम्र में 2-3-4 साल का फर्क होगा। बहुत सारे लोग हैं हिंदी पत्रकारिता के जो, जिनके साथ काम किया और जिनके साथ हम आगे बढ़े, यात्राएं की, दुनिया को देखा। तो कई चीजें हैं। इंदौर इस मसले में काफी भाग्यशाली शहर है कि जिसने कई बड़े संपादक, पत्रकार
पैदा किए। कई दिए जो देश की पत्रकारिता में जिन लोगों ने अपने शिखर पर पहुंचे, जिन्होंने पत्रकारिता में कंट्रीब्यूट किया, कई लोग हैं। मैं कितने नाम गिनाऊं। आलोक मेहता भी का भी स्कूल इंदौर का है, और पंकज शर्मा का भी है इंदौर का। आप दिल्ली के किसी चैनल में चले जाइए, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में, आपको इंदौर के लोग शिखर पर मिलेंगे, अच्छे काम करते हुए मिलेंगे, चाहे कैमरे के पीछे हो या पर्दे के पीछे हो या सच में हो। आप अखबारों में चले जाइए, आपको मिल जाएंगे इंदौर के लोग। वो उसका बेसिक जो है मूल ये है, वो नई दुनिया है। उसका मूल जो है राहुल बारपुते हैं, प्रभाष जोशी हैं, राजेंद्र माथुर हैं, और वो उस समय की शरद जोशी हैं, रमेश बख्शी हैं। आप कितने नाम लेंगे, शरद जोशी हैं। बिल्कुल आप में मुझे याद नहीं बिल्कुल आ रहा, पर बिल्कुल। मैं आपको 100 नाम गिना सकता हूं जो अ, मतलब शरद जोशी पहले आदमी थे। जयप्रकाश चौकसे हैं जो आज फिल्मों के लेखन में इतना बड़ा नाम है। शरद जोशी पहले आदमी थे जो प्रतिदिन लिखते थे नवभारत टाइम्स में, राजेंद्र माथुर का हर बिल्कुल रोज उनका एक कॉलम। कितने नाम है, हुसैन का नाम लेंगे क्या, लता मंगेशकर का लेंगे क्या, अ, महादेवी वर्मा का लेंगे आप, मुश्ताक अली, सी के नायडू, और सी एस नायडू, और अ, कितने क्रिकेटर्स, कितने पेंटर्स, कितने सिंगर्स। बेंद्रे का लेंगे क्या, कुमार गंधर्व का लेंगे क्या, क्या इंदौर तो मेरा ऐसा मानना है कि इंदौर जो है इस देश की असली जो अ, इस देश का जो संस्कृति, कला, साहित्य, पत्रकारिता का जो अ, अ, तक्षशिला है जिसको कहेंगे, या नालंदा जिसको कहेंगे, वो रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं। इस पर एक कोई चाहे तो बड़ी शोध कर सकता है कि इस शहर की जमीन में ऐसा क्या है, इसके पानी में ऐसा क्या है, इसके आबो हवा में ऐसा क्या है बिल्कुल कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, संविधान निर्माता, हाँ, सब तरह के लोग निकले हैं। तो इसलिए यहाँ रहने में गर्व भी होता है। कब कहते हैं लोगों से इंदौर में रहते हैं, तो श्रवण भाई, अब अब हम एक सवाल ये, जी जी आप कुछ पूरा कर लीजिए नहीं नहीं फिर मैं आगे नहीं पूछता हूँ। नहीं, आप बताइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जब शुरुआत की इस बातचीत की, आपने कहा कि मैंने लोगों की आस्थाएं बदलती देखी। मैंने पत्रकारिता में मैंने लोगों के सरोकार बदलते देखे। और उस पत्रकारिता में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको हम माथुर साहब और से लेकर के मैं कहाँ तक आऊं, जहां तक भी आऊं, जहां से आपने बदलाव होते देखा पूरी पत्रकारिता में। और पत्रकारिता से फील्ड रिपोर्ट गायब हो गई, पत्रकारिता से गरीब गायब हो गया, पत्रकारिता से किसान गायब हो गया। और पत्रकारिता एक, पता नहीं, मुझे माफ करेंगे मेरे दोस्त, की एक अफवाह का एक एक्सटेंडेड एक क्षेत्र हो गया। तो इसके बारे में जो आपने शुरू में कमेंट किया कि मैंने आस्थाएं बदलते देखी, लोगों को बदलते देखा, पत्रकारिता का चेहरा बदलते देखा, इसके बारे में थोड़ा सा अब वक्त है कि आप बात करें। नहीं, कैसे कोई एक दिन में तो, एक रात में तो कुछ होता नहीं है। कुछ भी एक रात में नहीं बदलता, एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। वो ये होती है कि लोगों का छपे के प्रति यकीन कितना रह गया है, लोग जो देख रहे हैं उसके प्रति कितना विश्वास रह गया है। सोसाइटी को अब अखबारों की ज़रूरत है कि नहीं है। सोसाइटी क्या अखबारों को मजबूरी में देख रही है कि आवश्यकता, या एक हथियार के रूप में देख रही है।
अगर सुबह 6 बजे अखबार नहीं आए या 7 बजे आए तो क्या फर्क पड़ता है क्या? 8 बजे आए तो फर्क पड़ता है क्या? नहीं आए तो फर्क पड़ता है क्या? कोई चैनल नहीं आ रहा है तो फर्क पड़ता है क्या? कोई चैनल आ रहा है तो फर्क पड़ता है क्या? ये सारी चीजें कुल मिलाकर पत्रकारिता को बनाती है, ये एक चीज नहीं बनाती है। तो हम जिस जमाने से शुरू किया उसमें अगर सुबह 6 बजे हमारे यहाँ अखबार नहीं आए दरवाजे पे, तो हम घर दरवाजे के 10 चक्कर लगाते थे, या हमारे पड़ोसी भी लगाते थे। वो पूछता था आके, यार आपके यहाँ आया क्या, हमारे यहाँ नहीं आया। आप किसी से पूछ लीजिए, आपके इतने दर्शक हैं देख रहे हैं, कि क्या वो अखबारों की प्रतीक्षा करते हैं क्या, या किसी चैनल पर किसी को देखना पसंद करते हैं क्या। या मैं आपको मतलब कोई बहुत एग्जिगरेशन नहीं है, मैं सोने से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इकोनॉमिस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये सब देखता हूँ। दिन में CNN वगैरह देखता रहता हूँ। ये जब तक देख नहीं लूँ मुझे, या पढ़ नहीं लूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि दुनिया में क्या चल रहा है। मुझे आप एक हम्म। चैनल का नाम बता दीजिए जिसमें दुनिया के बारे में कुछ बताया जाता हो। मुझे एक, आप, मैं एंकर्स को देखता हूँ विदेशी चैनल्स पे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने आत्मविश्वास के साथ, इतनी शालीनता के साथ वो बात करते हैं अपने मेहमानों से, गेस्ट से, और बहुत तैयारी के साथ और पूछते हैं सवाल। और और हाँ, तैयारी शब्द आपने, मैंने कहा ज्ञान के साथ, हमारे यहाँ ज्ञान के के साथ। एंकर्स में। हाँ बिल्कुल। तो आप हमारे यहाँ देख लीजिए कि न्यूज़ पढ़ने का तरीका देख लीजिए, बात करने का देख लीजिए। मैं तो सारे चैनल्स पर जाता रहा हूँ, दिल्ली में था तब तो जाता ही था, अभी भी कभी कभी स्काइप पे आ जाता हूँ कुछ चैनल्स पर, कोई खास घटना होती है। पर दिल्ली में तो रोज मैं सारे चैनल्स पे जाता रहा। मैं चैनल्स पे लोग कौन थे और अब कौन हैं और कैसे बात करते हैं वो भी बदलना देखा मैंने। तो समाज को तो यही चला रहे हैं ना सारे लोग, तो आज चैनल्स चला रहे हैं। देखिए जो लॉकडाउन में क्या चल रहा है, मतलब लोगों को, अ, अगर मुझे पूर्वाग्रह से ग्रसित करना है मुसलमानों के प्रति, या चीन के प्रति, या पाकिस्तान के प्रति, या शाहीन बाग के प्रति, या कश्मीर के प्रति, या कांग्रेस के प्रति, या राहुल गांधी के प्रति, या अपोजिशन के प्रति, कुछ भी करना बहुत आसान हो गया है। ये हमारे ज़माने में बहुत मुश्किल था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि यार आज इसको निपटाना है। हमारा कोई एजेंडा ही नहीं था। हम सुबह आते थे दफ्तर में तो कोई एजेंडा नहीं होता था, हम खबरें देखते थे कि यार आज क्या खबर देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। तो मैंने शुरू में अपनी बात कही थी, जो आपने कहा था कि बाद में बात करेंगे। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है और पॉलिटिक्स जो चेंज हो रही है, उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो मीडिया में है। मीडिया कोई अलग जी। नहीं है, मतलब मीडिया मिरर है। तो उसमें सोसाइटी अपने आप को देख रही है। पॉलिटिशियन मिरर का एंगल चेंज कर रहा है। जैसे आपने कहा कि श्रवण जी अपना थोड़ा हेड थोड़ा नीचे कीजिए, कट रहा है इसमें विजुअल्स में, या आप थोड़ा दाएं खसक जाइए, बाएं खसक। जो आपके टेक्नीशियन मुझे गाइड कर रहे हैं, वो मीडिया को पॉलिटिशियन गाइड कर रहा है, यार थोड़ा सा इसको दबाना है अपने को, थोड़ा सा इधर आपने बहुत ज़्यादा उसको ये कर दिया है।
देखना यही थोड़ा सा। तो आप लोगों को कैसे ब्लेम करेंगे? आज इतना सब हो रहा है, लोग क्यों चुप हैं? आप मुझे बताइए कि लोग हर हाल में चुप हैं। आप उनको बंद कर दीजिए, 5 महीने से बंद हैं तो चुप हैं, कुछ नहीं मिल रहा है तो चुप हैं, कुछ मिल रहा है तो चुप हैं। आप सड़क पर उनको लाठी चला दीजिए तो चुप हैं। अगर वो मर रहे हैं तो भी चुप हैं, वो जिंदा हैं तो भी चुप हैं। अमेरिका में एक आंदोलन चल रहा है, आप कभी देखेंगे, ब्लैक लाइव्स मैटर। जी जी आप जरा जी जी। पढ़िए कि कैसे केवल एक आदमी की गर्दन पे एक पुलिस वाले ने अपना घुटना रख दिया और वो मर गया। पूरा सिस्टम हिला हुआ आज तक, इतने दिन हो गए। हमारे यहाँ हिरासत में मर जाए, गोली से मार दिया जाए, सड़क पर मर जाए, अस्पताल में मर जाए, कहीं भी मर जाए, भूखा मर जाए, आत्महत्या कर ले अपमान के लिए। अगर दलित है तो उसको घोड़े से उतार कर पीट दिया जाए। अगर वो दलित की लाश अगर किसी सवर्ण के स्मशान में चली गई तो उसको वहां जलने नहीं दिया जाए। आप बताइए ना, ये दुनिया के और किस मुल्क में ऐसा होता है? कोई सिस्टम है आपके यहाँ, कोई बात करने वाला है, या मीडिया बात कर रहा हो, लोगों को कह रहा हो कि भाई देखिए ये गलत हो रहा है? नहीं, कोई कोई बोलने को तैयार। मैं ये रविश कुमार के इस आरोप से सहमत ही नहीं हूं कि कोई गोदी मीडिया है। गोदी हम्म। मीडिया अब कुछ नहीं है। अब तो जो मीडिया है वही मीडिया है, और जो असली मीडिया वही है जिसको रविश कुमार गोदी मीडिया कहते हैं। असली मीडिया वही है, और जिस मीडिया को वो रिप्रेजेंट करते हैं वो मीडिया है जो, जिसे फिल्मों में समानांतर फिल्में कहते हैं, जी जो बॉक्स ऑफिस में नहीं चलती हैं, जो कई बार डिब्बे में बंद होकर रह जाती हैं, जो लो बजट की फिल्में हैं। तो लो बजट के अखबार, ठीक कह रहे हैं लो आप, बजट बिल्कुल के ठीक कह रहे हैं। चैनल, लो बजट के पत्रकार जो पेट काट कर अखबार निकाल रहे हैं। तो गोदी मीडिया असली मीडिया होगा। जो मिलावटी सामान है वो अब इस समय असली सामान है। जो फेक न्यूज है वो असली खबरें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्रवण भाई, अब आखिर जी, ये ये पत्रकारिता का जो अभी की पत्रकारिता है, दो ही सवाल मेरे पास अब हैं। तो पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि इसको आप अभी अभी ये और चरम पे जाएगा, चलता जाएगा, जिसको आपने कहा कि असली मीडिया, जिसका आपने जिक्र किया कि गोदी मीडिया ही असली मीडिया है, और समानांतर फिल्में वो हैं जिसका आप या हम लोग या रवीश ने जिक्र किया। तो मैं पूछ रहा हूँ, ये अभी अभी इसकी पराकाष्ठा आनी बाकी है या पराकाष्ठा पे पहुंच गया है? नहीं, पराकाष्ठा हो रही है। हम जबरदस्ती मीडिया को खींच रहे हैं। मीडिया की सरकार को जरूरत ही नहीं है। सरकार मीडिया को मानती ही नहीं है कि मीडिया का कोई, जैसे मैं इतने साल गुजरात में रहा, मैं मोदी जी को बिल्कुल दोष नहीं देता। मोदी जी ने हम्म कभी भी गुजरात में पत्रकारों को से बात ही नहीं की। हम्म वो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री हो गए इसलिए बात नहीं कर रहे, वहां भी नहीं करते थे। तो जब सरकार पत्रकारिता को या पत्रकारों को या मीडिया को की जरूरत को मानना या स्वीकारना या उसके एग्जिस्टेंस को
रिकॉग्नाइज करना बंद कर दे या कम कर दे, और मीडिया पूरे टाइम ये लगा जी। रहे इस बात में कि सरकार हमको देख क्यों नहीं रही है, वो रिकॉग्निशन सरकार से मांगती है, जनता से नहीं मांगती, तो वो अपनी जरूरत को सरकार के लिए पैदा करना बिल्कुल चाहती है, समाज के लिए नहीं पैदा करना चाहती है। तो ये बड़ा फर्क आ गया बिल्कुल कि आप अपनी जरूरत को, अपना कंजम्पशन किसके लिए करना चाहते हैं, या आप एक ऑडी बेचना चाहते हैं कि 10,000 साइकिलें बेचना चाहते हैं। हम्म। बिल्कुल मुनाफा दोनों में बराबर का बिल्कुल। है। तो ये अभी ऐसे ही चलेगा, बढ़ेगा, और जैसे जैसे अपोजिशन देश में खत्म होता जाएगा, पॉलिटिकल अपोजिशन, वैसे वैसे मीडिया भी खत्म होता जाएगा, और मीडिया की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे हम हर चीज़ में कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक संविधान, एक देश एक पार्टी, एक देश एक, तो सब कुछ एक जब हो जाएगा तो देश में एक देश एक अखबार, एक देश एक चैनल, सब हो जाएगा। वो मुझे ज़्यादा खतरनाक लगता है, और बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल। कोई सरकार को मैं दोषी नहीं मानता। सरकार का कोई दोष नहीं, हम ही चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, तो हमें कौन रोक सकता है। एक न्यूज एजेंसी तो होने जा रही है, जो खबरें हैं कि पीटीआई बंद होगी और एएनआई उसकी जगह ले लेगी, आपने देखा और ना यूएनआई तो वैसे भी अस्तित्वहीन है। आपने देखा ना कि पीटीआई को किस तरह से वो एक खबर जो उन्होंने चाइनीज एम्बेसडर से इंटरव्यू कर लिया, या वो कर लिया, उसको लेकर पीटीआई को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, और हमारी संस्थाएं, एडिटर्स गिल्ड जिसका कि मैं सदस्य हूं, हम लोगों ने क्या किया, हम क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अभी ये साफ नहीं है। और हम लोगों में से, हमारे बीच में से, हम पत्रकारों के बीच में से कौन क्या प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी चले गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करे कि मीडिया की आज़ादी क्या होना चाहिए। हम्म। अभी विचारार्थ है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर अब को तय करना है मीडिया की आज़ादी, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को मंदिर का भी तय करना है, मस्जिद का भी तय करना है, तो मीडिया का भी तय करेगी सुप्रीम कोर्ट, और हम सब लोग उसका स्वागत करेंगे। देखिए, कुल एक मिला के बहुत आखिरी खरा। सवाल आपसे पूछना। जी 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 जी, जी जी बताइए जी। नहीं बताइए। नहीं, आप ये सेंटेंस महत्वपूर्ण कह रहे थे, इसको पूरा कीजिए। नहीं, मैं कह रहा था कि कुल मिला के चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है, मतलब मीडिया के लिहाज से कह रहा हूँ मैं तो खैर अपने लिए कोई, मेरी तो कोई डिमांड है नहीं और कोई अपेक्षाएं भी नहीं है। मैं तो जो भी है अब अ, इस उम्र में, मतलब 74 साल की उम्र में, सब कुछ मानता हूँ बोनस में ही है जो भी चल रहा है। तो इससे मैं कोई बहुत ज़्यादा अपने लिए कोई अपेक्षाएं है नहीं मेरी। पर चूंकि ये आप एक इंटरव्यू ले रहे हैं और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, और ये रहेगा भी लोगों के पास, स्मृतियों में भी, या
रिकॉर्ड में भी, और ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं उसको डिनाई भी नहीं कर पाऊंगा, करना भी नहीं चाहिए। तो चीज़ें कोई बहुत बहुत उम्मीदों वाली नहीं है, अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं। अब आखिरी सवाल, जी जी, मैं आखिरी सवाल जी आपसे पूछ रहा हूँ, जो आपके ऊपर है, आप इसका उत्तर दें या न दें, क्योंकि थोड़ा अप्रिय सवाल है। मेरे लिए बड़े आश्चर्य की चीज थी कि जब हमने आपसे इंटरव्यू की घोषणा की, उसके बाद से, विशेषकर इंदौर से जहां से आप रह रहे हैं, वहां से पत्रकारों ने मेरे पास संदेश भिजवाने शुरू किए, और कुछ उन पत्रकारों ने जिन्होंने आपके साथ काम किया, कि अब श्रवण जी वो श्रवण जी नहीं है जो पहले थे। अब उन्होंने अपनी साख बहुत खत्म की है और पत्रकारों के बीच में उनकी बहुत आलोचना हो रही है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन चूंकि पत्रकार साथी वो ऐसे हैं जो आप ही के मित्रों में से हैं, शायद, जो शायद कुछ उनमें से आपके साथ काम कर चुके होंगे, तो मैं ये रहस्य नहीं समझ पाया कि अचानक हमारे बीच में आपको लेकर के इतनी कंट्रोवर्सी इंदौर में क्यों क्रिएट करने की कोशिश कुछ लोगों ने की। अगर नहीं, आप देखिए बोलना मैं, चाहे बोले, नहीं बोलना चाहे नहीं तो नहीं नहीं आपने जो नहीं इंटरव्यू दिया वो अपने आप में बहुत कमाल का है। नहीं नहीं, मेरे साथ कई लोगों ने काम किया, मैंने कहा आपको। और कई ऐसे लोग हैं जिनको मुझे कुछ कारणों से नौकरी से निकालना पड़ा, उनको मना करना पड़ा, लिखने से मना करना पड़ा, हटाना पड़ा। वर्षों मदद की, उसके बाद फिर कुछ क्षण ऐसे आए जब हटाना पड़ा। वर्षों से, पिछले 6 सालों से तो मेरे चरित्र हनन को लेकर भी बहुत चलता रहा है। मीडिया में काफ़ी कुछ लोगों ने प्रचारित किया, अभी भी करते रहते हैं। चरित्र को लेकर भी आरोप लगाए गए। वो एक ट्रॉमा था जो मेरे बच्चों ने और हमने बर्दाश्त किया। तो मेरे संस्कार कुछ ऐसे हैं, मैंने जो इसको मैं जयप्रकाश जी की देन मानता हूँ, उनके जी। बात करने, यात्रा करने का, कि दो तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे आप तो सोशल मीडिया में हैं, जो ट्रोल कर रहे हैं उनको आप, जैसे अमिताभ बच्चन ने भी ट्रोल का जवाब। अब इतने सालों तक जी। अमिताभ बच्चन ने कभी ट्रोल को का जवाब आक्रामक तरीके से नहीं दिया। किसी ने उनको कहा हम्म। कि आप मर जाएं, और उन्होंने कहा, उनके परिवार ने भी रिएक्ट किया। एक तरीका ये है कि आपके जो आलोचक हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, तो आप उनका जवाब दें। एक तरीका ये है कि आप जवाब न दें, और जवाब उन हम्म। लोगों को देने दें जो आपको पसंद करते हैं। मैंने दूसरा रास्ता चुना है कि मैं अपने आलोचकों को या अपने निंदकों को कभी पलट के मैं बोलता नहीं, कुछ नहीं बोलता। वो कुछ भी बोलें, मेरी साख को लेकर हो सकता है, मैंने आपसे इंटरव्यू में कई बार कहा, बीच में आपने, कि मैंने जानबूझ करके कोई ऐसे फुटप्रिंट्स नहीं छोड़े हैं। बिल्कुल। आपने मैंने कहा कहा भी है है। आपको। हाँ, बिल्कुल। तो मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने कोई जानबूझ करके कोई अपनी साख को खत्म करने के प्रयास नहीं किए। पर हो सकता है अनजाने में हो गया हो, मेरे कुछ ऐसे काम रहे होंगे। तो मैं उसके लिए स्वयं के प्रति दुख ही व्यक्त कर सकता हूँ कि यार आ, आपने इतने 55 साल दिए एक मीडिया के काम में,
और आप उम्र के इस पड़ाव पर आकर अपनी उस साख को कायम नहीं कर रख पाए जो आपकी साख पहले थी। और देखिए लोगों को कहना पड़ रहा है कि श्रवण जी अब वैसे नहीं रहे। तो ठीक है, मतलब कोई उस पर बहुत अफसोस बनाने की बात नहीं है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। मैं कोई पहला व्यक्ति भी नहीं हूं और मैं कोई अंतिम व्यक्ति भी नहीं रहूंगा। तो हो सकता है कुछ लोग मुझे मेरे से ज्यादा जानते हैं, या मेरे परिवार के बच्चों जिनके के सामने मुझे स्वाभिमान के साथ ज्यादा खड़े होना चाहिए और जिनकी आंखों में आंखें डालकर मैं मिला सकूं, उसकी मुझे ज्यादा चिंता होना चाहिए। तो उस बिल्कुल दृष्टि से मुझे कभी अपराध बोध प्राप्त नहीं हुआ। और यही यही श्रवण भाई आपकी ताकत है और यही साख है। हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं सिर्फ आपको ये बताते हुए कि जिन सज्जन से आप सुन रहे थे, श्रवण कुमार गर्ग जी से, ये मेरे लिए आश्चर्य की चीज है कि 74 साल के हैं। 74 साल के लगते नहीं हैं और मन से तो बिल्कुल नहीं लगते। इसलिए इस सीरीज को हमने शुरू किया है कि जो हमसे, जैसे हमने विश्वनाथ जी को लिया जो हमारी नजर में सबसे पुराने पत्रकार में से एक हमारे बीच में है, मैं कोशिश करूंगा कि जो उस दौर के दिनमान के लोग थे, उस दौर के नवभारत टाइम्स के लोग थे, धर्मयुग के लोग थे, उन लोगों से भी मैं आपका परिचय कराऊं, क्योंकि इन लोगों ने एक पूरा जीवन जिया है और जिनके सामने पत्रकारिता का एक युग एक लिखित इतिहास की तरह से है, जिसके वो खुद गवाह हैं। एक जीवित इतिहास है। श्रवण भाई भी वैसे ही हैं। आपको मैं धन्यवाद देता हूं, आपने इतना वक्त दिया और इतनी बेबाकी से और साफ गोई से चीजों को रेखांकित किया। हालांकि 1 घंटे का प्रोग्राम इन चीजों के लिए बहुत कम है। आपसे मैं ये आशा करूंगा और वायदा भी चाहता हूं कि हम इस तरह के प्रोग्राम में आपको दोबारा बुलाएं। क्योंकि अभी तो आपने एक झलक दिखाई कि क्या क्या था, पर हम थोड़ा सा और डिटेल और थोड़ा सेगमेंटेड, मैं इस प्रोग्राम को जब प्लान करूंगा तो मैं श्रवण भाई आपके पास आऊंगा। और आपने जो प्रजानीति का जिक्र किया, मुझे याद है जब इमरजेंसी लगी थी तो आप लोगों ने फैसला करके, जिसका जिक्र आपने नहीं किया, कि किस तरीके से वो पूरा पेज खाली छोड़ दिया था। और ये कुछ ही लोगों ने किया था, अजीत भट्टाचार्य जी ने किया था और आप लोगों ने किया था। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हम आपसे भी विदा लेते हैं और आगे किसी कार्यक्रम में, खासकर वैचारिक कार्यक्रम में जो पत्रकारिता से गायब हो गई है, विचार, और विचार साम्यवाद या पूंजीवाद नहीं, विचार लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का, जिसके लिए हम रिपोर्ट करते हैं, जिसके लिए लिखते हैं, ऐसे कार्यक्रम में आपको फिर मैं तकलीफ दूंगा। इस आशा के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं और दर्शकों आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने श्रवण जी को सुनकर के बहुत कुछ सीखा समझा होगा, खासकर बिटवीन द लाइन्स। नमस्कार। नमस्कार।